हेलो गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। इनकम फ्रॉम इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक क्या है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स अंडर सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। व्हाट एक्चुअल मतलब वो जो एसेट्स है, व्हाट जो एसेट्स है उस एसेट्स का हम लोग एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे। व्हाट उस एसेट्स का हम लोग एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे अंडर सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 की तरह। तो एक्चुअल कॉस्ट, बट जो एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट टू टाइप्स इधर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट्स और एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय रिलेटिंग टू सच एसेट्स। तो अगर एक्सपेंडिचर, व्हाट एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिलेटिंग टू सच एसेट, तो इसमें थ्री टाइप्स के हो सकते हैं। क्या? पहला तो डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। व्हाट डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, वो एसेट्स जो हम लोग डायरेक्टली खरीद रहे हैं उसमें जो खर्चा होगा उसका एक्चुअल कॉस्ट। सेकेंड, नेसेसरी टू ब्रिंग, व्हाट नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट्स ऑन साइट, इंस्टॉलेशन एंड द मेक इट ready, make it easy, make it ready to use, necessary to bring the assets to site and installation and the make it ready। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोले कि एसेट्स नेसेसरी जो साइट से ले रहे हैं, साइट साइट पे एसेट्स नेसेसरी कर रहे हैं ब्रिंग, और इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और साथ में उसे रेडी कर रहे हैं, उस पर लिखा हुआ एक्सपेंडिचर। या फिर इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द एसेट्स टू मेक फिट फॉर पीरियड टू यूज, और हम लोग उस एसेट्स का कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। तो उस केस में हम लोग एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे? तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे? तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस जो एक्चुअल कॉस्ट होगा वो माइनस कर देंगे पोर्शन ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मीट बाय द पर्सन या फिर अथॉरिटी, या फिर वो पोर्शन माइनस कर देंगे जिस पोर्शन में वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी अथॉरिटी या फिर पर्सन से ऐसा हम लोग को मिला है। जैसे 10 लाख का एसेट्स है, वो 10 लाख का एसेट्स है जिसमें हम लोग को एज अ मान लीजिए 3 लाख गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, तो उस एसेट्स का एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा हम लोग का 7 लाख। ना कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स है जो हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। व्हाट फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसीडर? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एसेट्स है, एसेट्स एक्वायर्ड अगेंस्ट कैश। क्या? अगर एक एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं अगेंस्ट कैश, तो उस केस में जो पेमेंट है, व्हाट पेमेंट या फिर एग्रीगेट ऑफ द पेमेंट, व्हाट पेमेंट या फिर एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड बाय अ पर्सन, एक पर्सन के द्वारा, इन अ डे, एक दिन में, मेड और अदरवाइज देन बाय, तो जो अकाउंट पे चेक से होना चाहिए, दूसरा अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, एंड थर्ड को यूज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लियरेंस सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट या फिर थ्रू अदर प्री सब्सक्राइब इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो उस केस में अगर पेमेंट एक्सीड करता है 10,000 से, व्हाट एक्सीड करता है, तो सच पेमेंट शैल बी ignored for the purpose of the determination of actual cost। तो क्या बोल रहा है? अगर एसेट्स का जो एसेट्स एक्वायर्ड अगेंस्ट कैश कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो एग्रीगेट पेमेंट है एक पर्सन के द्वारा एक दिन में, अगर वो पेमेंट कराए किसी अकाउंट पे चेक से, किसी अकाउंट बैंक ड्राफ्ट से, कोई क्या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस से, या फिर कोई प्रिस्क्राइब, अगर उस दिन में अगर 10,000 से ज़्यादा का उसने, वो 10,000 का ज़्यादा का उसने पेमेंट किया है, तो उस तो जो फुल अमाउंट, बट जैसे मान लीजिए 12,000 का उसने पेमेंट कर दिया, तो वो जो 12,000 है वो आपका एज अ एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। वही 10,000 से कम है, डेट मीन्स आप बोल सकते हैं 8,000 या 9,000, तो वो 8,000 9,000 आपका इग्नोर कर दिया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। नाउ assets acquired by way of gifts or inheritance, what assets acquired किया गया है by way of gift, गिफ्ट के द्वारा या फिर इनहेरिटेंस के द्वारा, तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे? उस केस में तो एसेट्स कॉस्ट, उस केस में जो एक्चुअल कॉस्ट है प्रीवियस ओनर का वो लेंगे,
और उसके साथ माइनस कर देंगे अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड अंडर दिस एक्ट टिल 1987 टू 88। तो जो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन है, व्हाट अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन जो एक्चुअली अलाउड किया गया अंडर दिस एक्ट 1986 वो माइनस करेंगे। अब फिर जो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन allowable to the SSA from the 1988 if the assets was only assets to relevant block, तो हम लोग बैलेंस माइनस कर देंगे। Now interest treatment in case of assets acquired or borrowed fund, what अब आपने एसेट्स एक्वायर किया है, क्या एसेट्स एक्वायर किया है कहीं से उधार लेके, तो उस पे जो इंटरेस्ट देना होगा, क्या उस पे जो इंटरेस्ट देना होगा उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो बिफोर एसेट्स पुट टू यूज करने के पहले जो भी इंटरेस्ट आपने दिया होगा वो आपका एक्चुअल कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, और आफ्टर पुट टू यूज है तो जो इंटरेस्ट है ना वो अलाउड हो जाएगा अंडर सेक्शन 36(1)(3) के तहत। नाउ एनी सब्सिडरी, व्हाट एनी सब्सिडीज receives from the government by way of or any other authority for the purchase of an assets, मतलब कोई भी एसेट्स हम लोग परचेज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडीज दी है, तो उस केस में जितना भी ग्रांट किया गया है सब्सिडीज वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट्स, और जो बैलेंस आया वो हम लोग का एज एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। नाउ जीएसटी इंक्लूडेड इन द इनवॉइस, तो अगर जीएसटी इंक्लूड है तो जैसे आपने एसेट्स परचेज किया तो उसमें जीएसटी देना पड़ता है, तो उस केस में अगर आपने जीएसटी इंक्लूड है इनवॉइस में तो जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स है उससे इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस कर देंगे, और जितना भी आएगा बैलेंस वो आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स हुआ ना। अब एसेट्स एक्वायर्ड किए हैं कोई भी पर्सन से जो कि उस एसेट्स को अपने बिजनेस और प्रोफेशन में पहले यूज कर चुका है फ्रॉम द व्यू पॉइंट टू अवॉइड टैक्स, तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा। तो उस केस में जो एक्चुअल कॉस्ट होगा ना वो डिटरमाइंड किया जाएगा बाय द एओ दैट मींस असेसिंग ऑफिसर के द्वारा। तो उस केस में जो एसेट्स का कॉस्ट है वो कौन डिटरमाइन करेगा, असेसिंग ऑफिसर विद द पीरियड परमिशन, बट किसका परमिशन लेके, डिप्टी कमिश्नर का। नाउ रीएक्विजिशन ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट्स, जो एसेट्स हम लोगों ने ट्रांसफर किया था जो एसेट्स हम लोगों ने ट्रांसफर किया था उसको आज हम लोग फिर से रीएक्वायर कर रहे हैं, तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा। तो जो रिटेन डाउन वैल्यू था फर्स्ट टाइम जब हम लोग ट्रांसफर कर रहे थे उस टाइम का रिटेन डाउन वैल्यू, या फिर जो हम लोग रीएक्विजिशन मतलब उसी एसेट्स को जब लोग फिर खरीद रहे हैं तो उस दोनों वैल्यू में से जो भी हम लोग का लोअर वैल्यू होगा वो हम लोग एज अ कंसीडर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। नाउ एसेट्स एक्वायर्ड बाय एन एसएससी, व्हाट एसेट्स एक्वायर्ड किए एन एसएससी फ्रॉम अनदर पर्सन and given on lease to the same person who had earlier claimed depreciation on such assets, मतलब अब एसेट्स हम लोगों ने दूसरे पर्सन से एक्वायर किए, अब जिससे एक्वायर किए उसी को एज हम लोगों ने एसेट्स लीज पे दे दिया, तो उस केस में डिप्रिशिएशन जो उस पे पहले से हम डिप्रिशिएशन पहले उस पे क्लेम कर लिया था, तो उस केस में जो डब्ल्यूडीवी वैल्यू होगा ना उस एसेट्स का तो वही हम लोग का जस्ट ट्रांसफर के टाइम में जो डब्ल्यूडीवी वैल्यू है वही हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। नाउ बिल्डिंग यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस सब्सिक्वेंटली बॉट इनटू बिजनेस, बिल्डिंग यूज कर रहे थे पर्सनल पर्पस के लिए, अब हम लोगों ने उसे बिजनेस यूज के लिए डाल दिए, तो जो कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ है मतलब परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन उसके साथ हम लोग माइनस कर देंगे नोशनल एप्रिसिएशन, बट जो कॉस्ट ऑफ परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन होगा उसके साथ हम लोग नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगा वही हम लोग का एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो जाएगा। तो नेशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट बाय अप्लाइंग द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ
सच कन्वर्सन जो रेट होगा वो रेट आप अप्लाई करेंगे, उसका जो बैलेंस वो आपके सामने। नाउ नेक्स्ट, एसेट्स विच वाज एक्वायर्ड आउटसाइड इंडिया। अब वो एसेट्स जो कि एक्वायर्ड किया गया है आउटसाइड इंडिया एंड इज बॉट अ नॉन रेसिडेंट एसएससी। और किसने खरीदा? वो खरीदा है नॉन रेसिडेंट एसएससी ने, वो भी इंडिया में, और उसको यूज कर रहा है फॉर अ बिजनेस और प्रोफेशन। वट एसेट्स है जो कि एक्वायर किया गया आउटसाइड इंडिया बाय नॉन रेसिडेंट एसएससी टू इंडिया और यूज कर रहा है फॉर अ बिजनेस और प्रोफेशन। तो उस केस में जो एक्चुअल कॉस्ट होगा एसएससी ने जितना एक्चुअल कॉस्ट दिया होगा उसका हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगा वही हम लोग का एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो जाएगा। कैलकुलेट एट द रेट ऑफ इन फोर्स that would have been allowable had the assets being used in India for the said purpose since the date of its acquisition by the assets. Now any capital assets, what कोई भी capital assets है जो कि ट्रांसफर कर दिया गया होल्डिंग कंपनी टू इट्स 100% सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी आप एज अ कंपनी लॉ में पढ़े होंगे। सब्सिडरी कंपनी तो कोई भी कैपिटल एसेट्स है होल्डिंग कंपनी के द्वारा अपने सब्सिडरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया गया या फिर वाइस वर्सा, तो वो भी इंडियन कंपनी है, बट इंडियन कंपनी है तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? तो जिस ट्रांसफर जब किया गया है वह ट्रांसफरी कंपनी शैल बी टेकन एज एक्चुअल कॉस्ट। तो जो कैपिटल एसेट्स ट्रांसफरी कंपनी को दिया जा रहा है तो उस जितना में दिया गया जिस उस समय जो भी वैल्यू था वही हम लोग का हम लोग जाएगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। Now any capital assets transfer by the amalgamating company to the amalgamated company where the amalgamated company is an Indian company, but कोई भी capital assets आप लोग ट्रांसफर कर रहे हैं amalgamating company से amalgamated company, तो उस केस में amalgamated company इंडियन कंपनी है तो उस केस में जो एक्चुअल कॉस्ट अमर्गुलेटेड कंपनी का लेंगे जो अमर्गुलेट हो चुका है उस केस में जो एक्चुअल कॉस्ट होगा वही हम लोग एक्चुअल कॉस्ट लेंगे। नाउ नेक्स्ट, एनी कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर बाय द डीमर्जर कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी। व्हाट कोई भी कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर किया जा रहा है डीमर्जर कंपनी और डीमर्जर कंपनी से एज अ रिजल्टिंग कंपनी, तो उस केस में तो जो रिजल्टिंग कंपनी इज अगर इंडियन कंपनी है वट रिजल्टिंग कंपनी इज इंडियन कंपनी है तो उस केस में जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी शैल बी टेकन टू द सेम एज वुड हैव बीन। तो उस केस में जो रिजल्टिंग कंपनी का तो रिजल्टिंग कंपनी का जो एक्चुअल कॉस्ट था एसेट्स का वही हम लोग लेंगे एज अ सेम इट वुड हैव बीन इफ डीमर्ज कंपनी है had continued to hold of capital assets, उस केस में भी वही हम लोग ले लेंगे। नाउ अब आता है कैपिटल एसेट्स एक्वायर्ड बाय द एसएससी अंडर स्कीम ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। अब एसेट्स एक्वायर्ड किया गया है बाय द एसएससी अंडर द स्कीम ऑफ विच रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, तो उस केस में तो एक्चुअल कॉस्ट होगा व्हाट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट शैल बी deemed to the amount which have been regarded of actual cost had there been no such corporation। तो उस केस में क्या होगा? जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स है ना उसे हम लोग मान लेंगे एज रिगार्डेड ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, उसी को हम लोग मान लेंगे। नाउ नेक्स्ट आता है आपका वेयर एन एसएससी वाज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। जहाँ पे जो एसएससी है बट एसएससी को रिक्वायर्ड नहीं है, बट अब जो जितने इनकम होना चाहिए दैट मीन्स 2,50,000 2,50,000 होना चाहिए टैक्स भरने के लिए उसका इनकम, तो 2,50,000 से उसका इनकम कम है तो उसने जो एसएससी है उसने सोचा कि क्या भरेंगे नहीं भरेंगे, तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट माइनस टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन व्हाट जो भी एक्चुअल कॉस्ट होगा उसके साथ हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और जो आएगा वही हम लोग का क्या होगा
Actual cost of assets. Now, the actual cost of any capital assets on which deduction is allowed under section 35 AD. What? अब कोई भी ऐसा एक्चुअल कॉस्ट मतलब ऐसा कोई कैपिटल एसेट्स है जिसका डिडक्शन अलाउबल है अंडर सेक्शन 35 एडी. व्हाट? अंडर सेक्शन 35 एडी हम लोग आगे चलकर भी पढ़ेंगे. तो अंडर सेक्शन 35 एडी में जिसका डिडक्शन अवेलेबल है, तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे? एज ए नील ले लेंगे. क्या लेंगे? नील, एकदम जीरो. अभी जाके पढ़ेंगे ऐसा हम लोग क्यों लेते हैं. ना, कन्वर्सेशन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट्स. अब इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर रहे हैं कैपिटल एसेट्स में, तो जो कन्वर्टेड एसेट्स होगा बिजनेस और प्रोफेशन में, जब हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं एसेट्स को, कन्वर्ट कर रहे हैं एसेट्स को एज ए बिजनेस और प्रोफेशन में लगा रहे हैं, तो जो एक्चुअल कॉस्ट होगा वो हम लोग का फेयर मार्केट वैल्यू का होगा. मतलब फेयर मार्केट वैल्यू, उस एसेट्स का जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है वही हम लोग का एज अ एक्चुअल कॉस्ट होगा. वही हम लोग का एज अ एक्चुअल कॉस्ट होगा. ना, अब आता है अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन. व्हाट? अब आता है अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 2. अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन. तो ये जो डिप्रिसिएशन है ना, depreciation which could not be fully deducted from the current year PGBP, that means profit, due to the insufficient profit is termed as unabsorbed depreciation. तो unabsorbed depreciation किसे कहते हैं? तो unabsorbed depreciation वो depreciation है जो कि हम लोग का current year, what PGBP के हेड में बोल सकते हो, current year में वो पूरा डिडक्ट नहीं हो पाया. क्यों? ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट उतना नहीं था जिससे हम लोग नहीं डिडक्ट कर पाए. तो उसी को हम लोग कहते हैं अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन. ट्रीटमेंट क्या होगा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का? तो ये जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है ये डिडक्ट होगा अंडर एनी हेड. व्हाट? अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन डिडक्ट होगा किसी भी हेड से एक्सेप्ट व्हाट? कैजुअल इनकम और सैलरीज को छोड़ के. कैजुअल इनकम और सैलरीज को छोड़ के ये जितने भी हेड है सारे हेड से डिडक्ट हो जाएंगे इस ऑफ द सेम असेसमेंट ईयर. तो देखिए, अगर ये सब करने के बाद भी अमाउंट बच जाता है, बट किसी पीजीबीपी में नहीं हुआ तो किसी और से हम लोगों ने अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को माइनस किया, तो इस केस में भी उसके बाद भी अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हम लोग का बच जाता है. तो उस केस में जो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है वो कैरीड फॉरवर्ड होगा फॉर इनडिफिनाइट पीरियड. व्हाट? कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा इनडिफिनाइट पीरियड. सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम, ये किसी भी इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा एक्सेप्ट कैजुअल इनकम और सैलरीज को छोड़ के किसी में भी सेट ऑफ हो जाएगा अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन. इसके लिए कुछ नोट्स हैं. तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेम बिजनेस शुड बी कंटिन्यू. ये नेसेसरी नहीं है कि जो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसी बिजनेस पे एप्लीकेबल है जो बिजनेस आप पहले करते थे. आप बिजनेस अगर चेंज भी कर रहे हो तो जो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है उस पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा. नाउ, फॉर सेट ऑफ पर्पस, तो कैसे हम लोग सेट ऑफ करेंगे अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन? तो पहले जो करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, मतलब जो हम लोगों ने रेट पढ़ा है, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी डेप्रिसिएशन का हम लोगों ने रेट पढ़ा है वो रेट पहले डालेंगे. उसके बाद जो बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है उसको डिडक्ट करेंगे. उसके बाद ही हम लोग अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करेंगे देखो एकदम लास्ट में. उसके बाद जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इवन द रिटर्न फाइल हैज नॉट बीन फिल्ड. तो जो हम लोग का अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा भले ही हम लोगों ने रिटर्न फाइल ना किया हो. Unabsorbed depreciation shall be allowed to be carried forward any number of years. मतलब indefinite period तक ट्रांसफर हो जाएगा. Now, unabsorbed depreciation shall be subject to section 72 to section 73 added to the amount of depreciation for the following previous year. Now, अब आता है special deduction for the SSC. What? Special deduction for SSC engaged in tea, coffee, rubber growing and manufacturing. What? Growing and manufacturing business under section 33 AB and rule 5 AC.
बट वो एसएससी जो टी, कॉफी और रबर का बिजनेस कर रहा है, वही केसेस कवरिंग ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग का, तो उस केस में उस एसएससी को स्पेशल डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 33 AB और रूल नंबर 5 AC के तहत। तो ये एप्लीकेबल किस पे होगा? उन सारे एसएससी पे एप्लीकेबल होगा जो ग्रो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बिजनेस इन इंडिया। ग्रो और मैन्युफैक्चर क्या कर रहे हैं? टी, कॉफी और रबर इंडिया में, तो ये उन सभी को मिलेगा। तो कंडीशंस पहले फुलफिल करने पड़ेंगे। इसके लिए 3 कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट, जो अमाउंट है वो अमाउंट हम लोग कहाँ डिपॉजिट करेंगे? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट मीन्स NABARD, नवाद नवाद। मतलब जो अमाउंट डिपॉजिट करना है ना, वो हम लोग कहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट करेंगे? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और सेकेंड, स्कीम अप्रूव बाय द, अगर उसमें हम नहीं कर पाते हैं तो स्कीम अप्रूव बाय द टी बोर्ड और कॉफी बोर्ड या फिर रबर बोर्ड, एज केस में भी विद इन द पीरियड ऑफ अप्रूवल ऑफ CG, सेंट्रल गवर्नमेंट उस बैंक में आपको आपको जमा करने पड़ेगा। और टाइम डिपॉजिट का टाइम कितना है? विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर खत्म होने के 6 महीना पहले या फिर बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब इनकम रिटर्न, बट फाइल रिटर्न करने के 1 महीने पहले आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। इन दोनों में जो भी पहले आ जाता है, बट इन दोनों में जो भी पहले आ जाता है, विच एवर इज अर्लियर, उसमें आपको डालना पड़ेगा, पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। और जो ऑडिट है, ऑडिट ऑफ अकाउंट कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। वही फॉर्म नंबर 3AC में 3AC और रिक्वायर्ड टू बी अपलोड 1 मंथ पीरियड ऑफ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। मतलब जिस दिन भी आप रिटर्न, मतलब जो डेट है, बट जो डेट है फाइलिंग रिटर्न करने का, उसके 1 महीने पहले आपको डिपॉजिट कर फाइल करना पड़ता है। ये तो था आपका कंडीशन। तो ये तीनों कंडीशन, दैट मीन्स डिपॉजिट ऑफ अमाउंट, टाइम डिपॉजिट और ऑडिट ऑफ अकाउंट, ये तीनों कंडीशंस फुलफिल कर लेते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग मिलेगा। फर्स्ट, अमाउंट सो डिपॉजिट, जितना भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया, बट जितना भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है, या फिर 40% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस कंप्यूटेड अंडर द हेड PGBP, allowing any deduction under section 33 before adjusting board forward losses। मतलब PGBP में इस हेड का अंडर सेक्शन 33 AB रूल नंबर 5 AC, इस केस का जब भी हम लोग करेंगे, कंपुटेशन करेंगे, तो उसका जो प्रॉफिट होगा 40% लेंगे, उसका 40% लेंगे। वही हम लोग का क्या होगा? एज वही हम लोग का जो अमाउंट है, उस केस में जितना हम लोगों ने डिपॉजिट किया या फिर 40% ऑफ द प्रॉफिट, जो भी मिनिमम होगा या इन दोनों में जो मिनिमम होगा, वो हम लोग का एज ए डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा ना। कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग को याद रखने पड़ेंगे। कोई भी एक्सेस डिपॉजिट कर रहे हैं, बट कोई भी एक्सेस डिपॉजिट कर रहे हैं तो ट्रीट नहीं किया जाएगा डिपॉजिट मेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। रिडक्शन यूटिलाइजेशन फॉर द अमाउंट सर्टेन पर्पस, जो अमाउंट है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है क्या? नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इफ यूज्ड। अगर जो अमाउंट है ना, अगर उस अमाउंट का यूटिलाइजेशन आप इन सभी में कर रहे हैं, दैट मीन्स इन सभी में कर रहे हैं, तो आपका डिडक्शन विड्रॉ कर लिया जाएगा। क्या? परचेज ऑफ एनी प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी आप परचेज कर रहे हैं जो कि इंस्टॉल्ड किया गया है, वट एनी ऑफिस, कोई भी ऑफिस प्रीमाइसेस या फिर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन इज नेचर और गेस्ट हाउस, उस केस में डिडक्शन विड्रॉ कर लिया जाएगा या फिर बोल लीजिए नहीं मिलेगा। या फिर एनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर कंस्ट्रक्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग एनी आइटम स्पेसिफाइड शेड्यूल नंबर 11 ऑफ द एक्ट, उसमें भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। या फिर कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जो कि जिस पे पहले ही डिडक्शन आपको मिल गया प्रीवियस ईयर में, उस पे वो भी आप
डिडक्शन नहीं मिलेगा। या फिर कुछ भी आप ऑफिस अप्लायंसेस, कंप्यूटर को छोड़ के ऑफिस अप्लायंस में जो भी लगते हैं उसके लिए आपने कुछ परचेज किया तो उसका भी आपका डिडक्शन नहीं मिलेगा। द विड्रॉवल ऑफ अमाउंट, जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया, व्हाट डिपॉजिट किया, तो ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस ऑफ सर्विस, बट कंटिन्यूअस ऑफ सर्विस में बिजनेस, ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस, उस केस में अगर आप मनी विड्रॉ कर रहे हैं फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस के लिए कर रहे हैं तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हैं जो कि स्पेसिफाइड नहीं है तो आपको डिडक्शन अलाउ नहीं किए जाएंगे। नाउ क्लोजर ऑफ बिजनेस, ये तो था ड्यूरिंग कंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस। अब क्लोजर ऑफ बिजनेस, इसमें अगर बिजनेस क्लोज हो गया तो आपका फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा जितना भी अमाउंट मिला। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म फुल्ली टैक्सेबल। डेट ऑफ टैक्स पेयर नो टैक्सेबल, मर गया तो कौन देगा टैक्स। पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, उसमें भी आपका टैक्सेबल नहीं होगा। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, उस केस में भी आपका टैक्सेबल नहीं होगा। नाउ डबल डिडक्शन परमिसेबल नहीं है, सब जानते हैं डबल डिडक्शन परमिसेबल नहीं है। Now next fifth number, restriction on sale of new assets। तो जो न्यू एसेट्स है, what जो न्यू एसेट्स है उसको हम लोग कितना सालों तक रखना पड़ेगा। जैसे मैंडेटरी है आपको 8 ईयर्स तक तो रखना ही पड़ेगा। कितना ईयर्स तक रखना पड़ेगा? 8 ईयर्स तक तो मैक्सिमम रखना ही पड़ेगा, लॉक इन पीरियड है। अगर आप विद इन 8 ईयर्स उसको बेच दिए जो एक्वायर्ड किया गया था, जो डिडक्शन था, मतलब जो डिडक्शन आपको अलाउ किया गया था वो ट्रीटेड किया जाएगा प्रॉफिट और वो हम लोग का पीजीबीपी में ही एज अ टैक्सेबल हो जाएगा। बट कुछ एक्सेप्शंस, बट अगर 8 सालों में आप इन सबको अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो एप्लीकेबल नहीं होगा, प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल। अगर सेल और अदरवाइज ट्रांसफर कर रहे हो गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, स्टैट्यूटरी कंपनी को या फिर गवर्नमेंट कंपनी को, अगर विद इन 8 ईयर्स आप गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी को ट्रांसफर कर रहे हो एसेट्स या फिर सेल कर रहे हो तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इन कनेक्शन विद द सक्सेशन ऑफ फर्म कंपनी प्रोवाइडेड बाय द फॉलोइंग कंसिडरेशन, सक्सेशन ऑफ फर्म होगा तो उस केस में जितना भी एसेट्स और लायबिलिटी है बिकम कंपनी का हो जाएगा और जितने भी शेयरहोल्डर्स है वो पार्टनर होंगे फर्म के। और जो स्कीम है कंटिन्यूस टू अप्लाई द कंपनी इन द मैनर एप्लीकेबल द फर्म, यदि तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। आप 8 साल के भीतर पे कर सकते हो, बेच सकते हो। नाउ कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, क्या टैक्सेबल इनकम होगा? ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है टी तो 40% ऑफ इनकम, व्हाट 40%। अगर कॉफी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग 25 या फिर 40% जो भी केस है। रबर कर रहे हैं तो एज अ 35% लेते हैं, एज अ कितना लेते हैं 35%। नाउ साइट रिस्टोरेशन फंड सेक्शन 33 ए and rule number 5AD, what site restoration fund section 33 ABA and rule number 5AD। तो ये किस पे एप्लीकेबल होगा? ये एप्लीकेबल होगा प्रोस्पेक्टिंग फॉर द पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, उन्हीं एसएससी पे जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस निकालते हैं उसे एक्सट्रैक्शन होगा और प्रोडक्शन होगा पेट्रोल और नेचुरल गैस, बोथ में भी हो सकता है। और ये इन इंडिया होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? इन इंडिया, नॉट आउटसाइड इंडिया। तो कंडीशंस क्या है? आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट आपको एसबीआई में एक स्पेशल अकाउंट बोल के आता है, क्या पेट्रोलियम नेचुरल गैस पे कुछ स्पेशल अकाउंट आता है जो कि या फिर आपको ओपन करना पड़ेगा साइट रिस्टोरेशन फंड जो कि अप्रूव किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस। तो जो ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसे हम लोग डीम टू बी डिपॉजिट मान लेंगे। और टाइम डिपॉजिट कितना होगा? बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर खत्म होने के पहले आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। ऑडिट किसे करना पड़ेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा और भी फॉर्म नंबर 3AD में। तो कितना डिडक्शन मिलेगा? जितना अमाउंट डिपॉजिट है या फिर 20% ऑफ द
what 20% of the profit कौन सा under the business PGBP before the allowing deduction under this section. मतलब सेक्शन कौन सा है 33A इस सेक्शन में डिडक्शन कैलकुलेटर जो आएगा उसका 20% या फिर जितना भी किए हैं उसका मिनिमम जो भी होगा बस डिडक्शन के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। अदर पॉइंट्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे, एक्सेस डिपॉजिट नहीं माना जाएगा कि आपने नेक्स्ट ईयर का एक्सेस डिपॉजिट किया। रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल जो 33 एवीएन रूल नंबर 35 एसी है, मतलब वही जो 8 साल वाला 8 साल के लिए जो आपको रखना पड़ेगा। और जो प्लांट एंड मशीनरी है अगर आपने ऑफिशियल पर्पस के लिए खरीदा है मतलब ऑफिस प्रोमिसेस के लिए उसका तो आपका जो डिडक्शन है विड्रॉ कर लिया जाएगा और जितना भी डिडक्शन था वो क्या जाएगा आपका इनकम मान लिया जाएगा और वो अगर टैक्सेबल हो जाएगा। तो विड्रॉल फ्रॉम अकाउंट ड्यूरिंग कंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस कर रहे हैं तो वही अगर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए कर रहे हैं तो एज अलाउ कर लिया जाएगा। पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हैं दैट इज नॉट स्पेसिफाइड पर्पस के लिए तो उस केस में जितना भी निकाले हैं वो डिडक्शन के रूप में नहीं मिलेगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ऑन द क्लोजर ऑफ बिजनेस तो क्या होगा फॉलोइंग पॉइंट्स अमाउंट, तो अमाउंट जितना विड्रॉ करे हैं व्हाट सॉरी अमाउंट जितना हम लोगों ने विड्रॉ किया है वो उसके साथ लेस कर देंगे। व्हाट लेस कर देंगे इफ एनी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोगों ने अमाउंट पे किया है वो माइनस कर देंगे अंडर सेक्शन 42 के तहत जो भी तो जो अमाउंट आएगा वही हम लोग का क्लोजर बिजनेस रिटर्न। डबल डिडक्शन अलाउबल नहीं किया जाएगा। जो रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ एसेट्स है जो हम लोगों ने ऊपर क्या 33 ए बी एंड रूल नंबर 5 AC वही यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा, वही यहाँ पे क्या होगा एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एज साइंटिफिक रिसर्च करेंगे ना। तब तक के लिए आज के क्लास में जितना भी पढ़े हैं वह रिवाइज कर लीजिएगा। नाउ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।